स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग एटम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? एटम। अब आप लोग बताओ, क्योंकि मैं नोट्स दे चुका हूं, व्हाट इज एटम? बताओ तो, व्हाट इज एटम? कौन बताएगा? सर मैं बताओ। हाँ, atom is the smallest unit or particle of an element which may or may not exist independently but always takes part in a chemical reaction. वेरी गुड, वेरी गुड। Atom. देखो, हाँ लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट, व्हाट इज एटम? इट इज हो गई थी। हाँ बेटा, बाकी लोग जिन लोग के पास नहीं है इसलिए डेफिनेशन लिखा रहा हूं फिर से। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। बेटा माइक बंद करो बेटा, किसका ऑन है? माइक बंद करो। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। It is the smallest unit of an element which may or may not exist in nature independently. Exist in nature या फिर exist independently, डाल लेते हैं, exist independently. एटम या तो इंडिपेंडेंटली रह सकता है या फिर नहीं भी रह सकता है। इसका रीजन आपको पता चलेगा अब, ऐसा क्यों, ठीक है। दूसरी बात क्या? बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन अ chemical reaction. ना chemical reaction, ठीक है। It is the smallest unit of an element which may or may not exist independently. अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, but always take part in a chemical reaction, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को मैंने दूसरी बार लिखवाया है, इसके पीछे एक रीजन है। सब बेटा ध्यान से सुनेंगे। एक रीजन है, पता है क्या? मैं ये बताना था आपको कि कौन से एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं और कौन से एटम इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो आप सुनोगे बेटा, मेटल्स के एलिमेंट, मेटल्स के एटम, किसके एटम? मेटल्स के एटम कैसे रह सकते हैं? इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन। आयरन, चलो आयरन लिख देता हूं, दिस इज आयरन। आयरन का सिंबल दिखाते हैं हम लोग, Fe, ऐसे दिखाते हैं Fe, दिस इज आयरन, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, मैं आपको समझा रहा हूं क्या हो रहा है। ये है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब अकेले रहते हैं, ठीक है। अभी देखो जो अकेले नहीं रह सकते, O2, Cl2, F2 और Br2, N2, H2। आप सबको पता है O2 इज ऑक्सीजन, Cl2 इज क्लोरीन, F2 इज फ्लोरीन, Br2 stands for bromine, N2 stands for nitrogen and H2 for hydrogen, ठीक है। अभी देखो ये एटम नहीं है, ये एटम नहीं है। ऑक्सीजन, जब मैं एटम के बारे में बोलूंगा ना, ऑक्सीजन को कैसे बताएंगे? ऑक्सीजन का एटम कैसा रहता है? O, Cl is the atom of chlorine, F is the atom of fluorine, Br is the atom of bromine, N is the atom for nitrogen and H is the atom for हाइड्रोजन, ठीक है। पर ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते,
इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि इनको हमेशा किसी के साथ की जरूरत होती है, ठीक है, इनको हमेशा किसी के साथ की जरूरत होती है। इस राशि से पर्दा उठाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मॉलिक्यूल। क्या पढ़ना पड़ेगा? मॉलिक्यूल। क्यों ये अकेले नहीं रह सकते, क्यों ये अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। कुछ बातें जो मैंने बताई समझ में आई क्या? देखो, सारे मेटल्स अकेले रह सकते हैं। देखो इसके आगे 2 नहीं लगा, समझ गए बेटा? सहर्ष क्लियर है? यस सर। गुड। नैनीश क्लियर? नैनीश क्लियर है? हाँ गुड सर। गुड गुड। नंदिनी क्लियर है? यस सर। रोजा? रोजा क्लियर है? गुड। चलो चंचल, आपको क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं मेटल्स के सामने, क्योंकि मैंने कोई डिजिट नहीं लिखा है, ना 2 ना 3 ना कुछ, इसका मतलब ये अकेले रह सकता है, ये सिंगल रहने वाला एटम है, ठीक है। इनके सामने, ऑक्सीजन के सामने मैंने कुछ नहीं लिखा। एटम को ऐसे दिखाते हैं सिंगल लिख करके, और ऑक्सीजन ऐसे रहते नहीं है। कैसे रहती है? O2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, F2 के फॉर्म में। इसका मतलब ये वो एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर मैं आपको एटम के बारे में बता दूं कुछ। एटम की रेडियस लिख लें? लिखते हैं। एटम का साइज, स्टार्ट करो। तो किसी को लिखना तो नहीं था? स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। एटॉमिक साइज देखो। नंदिनी सॉरी, एटम का साइज पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं? नहीं सर। नहीं ना? लिखो साइज ऑफ एन एटम। अगली हेडिंग है साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम। देखो हम लोग बात करेंगे साइज की। साइज, सोचोगे कि बॉल है, एटम कैसा दिखता है? स्फेरिकल शेप का दिखता है। एटम कैसा दिखता है? स्फेरिकल शेप का दिखता है, ठीक है। सबको पता है ना एटम का शेप कैसा है बेटा? स्फेरिकल है। स्फेरिकल। अब आप ये बताओ, किसी स्फीयर के बारे में आप कैसे साइज दोगे? मतलब स्फीयर का साइज कैसे बताओगे? इन टर्म्स ऑफ, बताओ तो, कौन बताएगा? नुपुर? उसका एरिया। किसी भी एटम का मतलब, कोई स्फीयर है आपके सामने, आप एटम को छोड़ दो, मैंने बता रहा हूं कि एटम का साइज कैसा है, शेप कैसा है? स्फेरिकल। एक स्फेरिकल बॉडी का साइज आप कैसे बताओगे? बॉल। हाँ, तो बॉल को आप कैसे नापते हो बेटा? कितनी बड़ी बॉल है, कैसे नापोगे? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस नहीं, हम नापते हैं उसको रेडियस से। किससे नापते हैं? रेडियस से। जितनी बड़ी रेडियस उतनी बड़ी बॉल, है कि नहीं? यस सर। पाई d स्क्वायर अपॉन 4। हाँ, डायमीटर भी बोल रहा है बेटा, एक्चुअली में बेस क्या है? रेडियस ही तो है। तो साइज ऑफ एन एटम लिख लेते हैं। अरे माइक बंद, बहुत सारे चालू हो गए फिर से। साइज ऑफ एन एटम लिख दो। साइज ऑफ एन एटम is given by radius, atomic radius। एटम के साइज को एटम की रेडियस से दिखाते हैं। एटम के साइज को एटम की रेडियस से दिखाते हैं। सोचो कि एक स्फेरिकल बॉल है, सोचो कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? एटम। तो एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्लियर ना? सो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर ऑर्बिट तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। यस सर। ठीक है। और एटम के केस में इस रेडियस को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस।
अगर एटम की रेडियस को क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। बेटा क्या है, किसका माइक ऑन है? नैनिश माइक बंद करो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा हम लोग एटॉमिक रेडियस की। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस लिख रहे हैं। स्टार्ट करें। सर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा मैं बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्या आपको दिख नहीं रहा क्या? अच्छा देखते हैं बेटा एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? द एटॉमिक रेडियस of an isolated atom is the distance. It is the distance between the nucleus nucleus मतलब अंदर वाला पार्ट जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। Between the nucleus of an atom and its outermost orbit. It is the distance between the nucleus of an atom and its outermost orbit. नैनिश बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ करो, सॉरी क्या बोलना चाहिए, माइक ऑफ करो आपका। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को हम लोग हमेशा किसमें देते हैं बेटा? नैनोमीटर्स में। किसमें दिखाते हैं? नैनोमीटर्स में। ऊपर का मिटा दूं क्या? जिसका नहीं हुआ उसे वो आंसर देगा। सबका लिखे हो गया ऊपर का? हो गया सर। ठीक है, हाँ देखो मतलब अगर साइज दिखाना है तो आपको बताना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस के बारे में, और एटॉमिक रेडियस को हम लोग दिखाते हैं नैनोमीटर्स में। किसमें दिखाते हैं? नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस is expressed in nanometers. देखो यहां पर जो ये नैनो है, ठीक है, सबको वर्ड दिख रहा है नैनो? yes. नैनो मीटर्स, ठीक है। इस नैनो का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, ठीक है। नैनो एक प्रीफिक्स है। क्या है? एक प्रीफिक्स। जैसे कि कोई किलो, हम लोग बात करते हैं ना किलोमीटर, हम लोग बात करते हैं ना किलोमीटर, वैसे ही नैनो भी क्या है? प्रीफिक्स। जैसे किलो का मतलब क्या होता है? किलोमीटर। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। यस सर। फिर हम लगा लेते हैं मीटर, ठीक है, यही होता है ना किलो? यस सर। yes sir. वैसे ही नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर। दिस इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन एटम। अगर अभी कहूं कि
एटॉमिक रेडियस। तो आप लोग को जब भी कोई पूछेगा व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, तो आप क्या बताओगे? 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर बोलोगे आप कि नैनोमीटर। समझे क्या? Yes, जब sir. भी कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, आप बताओगे क्या? 10⁻⁹ मीटर और नैनोमीटर। समझ गए? यस सर। गुड। सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं आया बताओ तो। आया सर। आ गया? सबको आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड 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 गुड। सर हाँ बेटा बोलो। क्या हुआ? नैनोमीटर नैनो जो है वो रेडियस है और उसका साइज है एटम का। दोनों है, मैं बताया तो सही। सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखाया था? एटम के साइज को हम लोग एटॉमिक रेडियस के टर्म में बोलते हैं। मतलब जब भी तुमसे कुछ एटॉमिक साइज पूछेगा तो आप एटॉमिक रेडियस ही बताते हो। तो समझे क्या? यस। तुमसे कोई एटम का साइज पूछेगा तो आप क्या बताते हो? एटॉमिक रेडियस बताते हो। तो चाहे कोई साइज पूछे चाहे रेडियस पूछे, आप बताओगे क्या? नैनोमीटर्स। ठीक है। अभी मुझे एक दिक्कत हो गई, पता है क्या? जब मैं एटॉमिक रेडियस पढ़ा रहा था तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या आ गया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और इसके लिए हम लोग जाएंगे एक अलग दुनिया में, क्वांटम थ्योरी की दुनिया में। ठीक है, जिसमें टाइम मशीन बनी थी एवेंजर में, है ना? हाँ सर। Yes, sir, क्वांटम। हाँ Avenger Endgame. यस। तो एक बार और चलते हैं क्वांटम थ्योरी की दुनिया में। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ के आते हैं, वहां से बनाएंगे एक एटम। ठीक है। Sir, machine. हाँ Time क्या machine. बेटा? टाइम मशीन नहीं, पहले तो एटम बनाएंगे क्वांटम थ्योरी की दुनिया में। तुम लोग वहां पे टाइम में रुक गए तो आपके पेरेंट्स को कौन बोलेगा? चलो जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग बना रहे हैं एक एटम और समझते हैं 3-4 चीजों के बारे में। देखो क्या क्या सर ये हो गया? एटम। सर हो गया। गुड गुड गुड। अरे लेकिन मैं तो इंक भर रहा हूं ना, रुको रुको, है ना? मार्कर में इंक लगेगी कि नहीं लगेगी? अभी हम लोग 2 चीजों के बारे में समझेंगे। देखो क्या क्या। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ना है हमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर आप इस एटम को समझोगे तो आपको मिलेगा वैलेंसी। ठीक है, क्या क्या समझने वाले बेटा हम इस डायग्राम से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा क्या आएगा? एनर्जी शेल्स, ऑर्बिट, और सबसे बड़ी बात कंपाउंड बनाने का तरीका। यस सर। ठीक है, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, तो बिल्कुल अटेंटिव रह के सुनना है और देखना है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके एटम का स्ट्रक्चर, जो दौड़ेगा कहां पर? क्वांटम थ्योरी की दुनिया में। ठीक है, जिससे बनी थी टाइम मशीन। चलो बनाते हैं। ठीक है, कोई भी बच्चे ये नहीं सोचेगा बेटा कि आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ बेटा बोलो। क्या? हमारे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं दिया है। अरे बेटा लेकिन वैलेंसी समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। हाँ ओके। क्या है ना? वैलेंसी अगर समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? मास, क्या? एटॉमिक मास भी अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, एक डायग्राम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखते हैं कैसा दिखता है। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि किसी एटम में सबसे अंदर की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतना पता है क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? नए बच्चे जितने लोग आज ज्वाइन किए उन लोगों को भी पता है ना अंदर न्यूक्लियस होता है बेटा? हाँ बोलो। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना? और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है?
न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर नहीं भी पता है तो अब पता चल गया, ठीक है। सहर्ष, नैनीश, पिछले साल पढ़ा है। पिछले साल पढ़ाया था ना? यस सर, आपने पढ़ाए थे। यस हाँ, सर। ठीक है। पार्थ, क्लियर है? हाँ सर। गुड। अभी तनवीर, क्लियर चल रहा है? सहर्ष, यस यस सर। गुड। देखो, सबसे पहले बनाया हमने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आप सबको मैं बता देता हूं बेटा, न्यूक्लियस के बाहर इस प्रोटॉन के कारण से क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। कहां रिवॉल्व करते रहते हैं? इस न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। कहां रहेंगे? न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट जरा इंपॉर्टेंट है, देखो आप सबने वो प्रैक्टिकल किया होगा जिसमें हम एक थ्रेड से एक पत्थर को बांध देते हैं, है ना, और उसको घुमाते हैं। हाँ सबने कभी ना कभी किया है क्या? यस किया है ना? ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने एक पत्थर को थ्रेड से बांध दिया, धागे से बांध दिया और उसको घुमाया, और अगर थ्रेड की लेंथ कम है तो पत्थर में ज्यादा एनर्जी होगी क्या? अब बोलो कि आप सर इसको चेक कैसे करें, एनर्जी ज्यादा है कि कम? आप क्या करो, पत्थर को घुमाओ और छोड़ दो, देखो कितने दूर जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके वो बाद क्या जितना करो, छोटा सेकंड रहेगा में, उतने दूर जाएगा। नहीं, जितना छोटा रहेगा उतने कम दूर जाता है बेटा, हाँ हाँ हाँ। है ना। Force जितना लंबा थ्रेड होगा उसका आप घुमाओगे तो उसमें पत्थर में एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, हाँ सर। ठीक है, होगी ना। या फिर एक काम करना, घर में छोटा सा थ्रेड होगा, ये आपका धागा तो होता ही है ना, उसमें अपनी पेन को बांधना और घुमा के देखना। जब छोटी लेंथ से अपने आप को, पेन को घुमाओगे और अपने आप को हिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि पेन धीरे से लगती है, बट जब लंबी लेंथ से घुमा के हम अपने आप को मारेंगे तो बेटा चोट लग जाएगी, ठीक है, चोट लग जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी जो पास में घूमेगा उसमें एनर्जी अलग होगी, मानते हो आप? यस सर। यस सर। जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास घूमेगा गोल गोल, उसमें एनर्जी कम होगी, और जो दूर घूमेगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इस एनर्जी को देखते हुए हमने इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल में बांट दिया। ये शेल क्या थे? एनर्जी को बताते थे। क्या बताते थे? एनर्जी को बताते थे, ठीक है। ये गोले क्या है? ये सर्कल्स हैं जो कि बता रहे हैं डिस्टेंस को, न्यूक्लियस से डिस्टेंस को, ठीक है। और इनको हम लोग कहते हैं एनर्जी शेल, क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी ना। यस सर। यस सर। कितने बना दिया मैंने? 1 2 3 4, कितने रहते हैं टोटल? 7। कितने रहते हैं? 7। मैं बना दिया हूं अभी। यहाँ पे कितने को, बोर्ड छोटा है इसलिए 1 2 3 4 5 बना दिए। अब इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। इनका कुछ नाम रखा गया था, देखो क्या रखा गया था। पहला शेल, इनका नाम क्या है बेटा? शेल। ये जो राउंड राउंड दिख रहा है ना, इनको क्या बोलते हैं बेटा? शेल। काय का शेल है? एनर्जी शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल। ये क्या है? एनर्जी शेल है, जो क्या बताता है बेटा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो उसमें एनर्जी क्या होगी? कम। यहाँ है तो उसमें एनर्जी ज्यादा, यहाँ है तो एनर्जी और ज्यादा, मतलब एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल, ठीक है। और एनर्जी शेल्स का कुछ नाम रखा गया था। इन एनर्जी शेल्स का कुछ नाम रखा था हमने, सब नाम सुनेंगे क्या क्या है। पहले शेल का नाम है के। क्या नाम है? के। दूसरे का नाम है एल। तीसरे का नाम है एम। चौथा है एन, एन, ओ, एन, और ऐसे कहां तक के हैं? क्यू तक। कहां तक के हैं? क्यू तक, क्यू यस। तो तक। लिखो, ये देखो एनर्जी शेल कौन कौन से हुए? के कैपिटल लिखते हैं बेटा, है ना, कोई स्मॉल में नहीं लिखेगा। कैसे लिखते हैं? कैपिटल में। के एल एल, एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। कितने हुए? 7 है। 2888। क्या 2888?
उनकी वैल्यू मतलब उनमें उतने नंबर्स आ सकते हैं, मतलब उतने एटम के मॉलिक्यूल्स उसमें आ सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही है, मतलब वो हाँ शेल में कितने रहते हैं? 2888। अभी रुको बेटा, आप लोग ना ऐसे ना अपना पुराने नॉलेज को भी छोड़ दो, अभी जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ ना उसको समझो। क्यों पता है? क्योंकि आप लोग बात कर रहे हो शेल्स कॉन्फ़िगरेशन की, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या समझे? यस सर। ठीक है, ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको आपका पुराना नॉलेज छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको समझ जाओगे आपकी सारी केमिस्ट्री क्या समझ में आने लगेगी। मैं अब इसके बाद में जिसको भी ये समझ में आ जाएगा उसको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। क्या मास होता है, क्या वैलेंसी होती है, सब कुछ का आंसर क्यों, जब भी कोई पूछेगा आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना है। आज की क्लास और कल की क्लास सिर्फ इस पे चलने वाली है। ठीक है, देखो क्या क्या नंबर है, नाम क्या क्या है, KLMNOPQ। ठीक है, सबसे अंदर क्या है K, तो सबसे कम एनर्जी किसमें होगी? K में। कोई डाउट नहीं इसमें? नहीं। नो सर। उसके बाद में एनर्जी होगी L में। ठीक है, K से ज्यादा एनर्जी होगी L में, L के बाद M, M के बाद N, फिर O, O के बाद में आता है P जिसको मैंने बनाया नहीं है, और P के बाद आता है Q जिसको भी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, क्लियर ना? इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं। अब इनका नाम है K और इनकी नंबरिंग कर देता हूं। K का नंबर कितना है? 1, L का नंबर है 2, M का नंबर है 3, N का नंबर 4, 5, 6 एंड ये 7। क्लियर? क्या इसका नंबर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर? यस सर, गुड। नैनीश वगैरह सबको क्लियर है ना? सर्च? यस सर। गुड, यस सर। गुड। देखो बेटा, किसी को भी कोई डाउट हो तो बोलना है। और दूसरी बात, ये एकदम नया टॉपिक है तो कोई टेंशन नहीं लेना है ना? अभी इसके बाद में देखो सर इलेक्ट्रॉन नहीं भरना स्टार्ट। समझा। क्या सर नहीं समझा वाला टॉपिक। ज्यादा टॉपिक नहीं समझा? ठीक है, कहां से हाँ नहीं समझा बेटा आपको? सर, जो एनर्जी शेल बताया ना आपने वो। एनर्जी शेल, वो पत्थर वाला एग्जांपल समझ में आया था आपको? नहीं सर। नहीं समझा बेटा? नहीं। एक धागे में आपने पत्थर को बांधा, धागे में आपने पत्थर को बांधा, बांधा हाँ कभी? सर। ठीक है, अब धागे में पत्थर को बांध करके आप धागे को पकड़ो, पत्थर को गोल गोल घुमाओ, वो घूमता है? हाँ सर। घूमता है। ठीक है, जब उस पत्थर को घुमाते घुमाते आप अचानक से छोड़ देते हो तो ज्यादा दूर नहीं जाता, हाँ वो ज्यादा दूर नहीं जाता। ठीक है, ये क्या बताता है कि जब धागे की लेंथ कम थी तो पत्थर में एनर्जी कम आई, तभी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। ठीक हाँ है, सर। दूसरी बात, जब हम लोग धागे की लेंथ को बढ़ा देते हैं और अब पत्थर को घुमाते हैं, उसी पत्थर को, और अब जब हम उसको छोड़ेंगे तो पत्थर बहुत दूर तक जाता है। ये क्या बताता है बेटा कि जब लेंथ बढ़ जाती है तब पत्थर में एनर्जी भी ज्यादा आ जाती है। ज्यादा ज्यादा होती है एनर्जी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से इसको यहां पर समझते हैं कि जब न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें एनर्जी कम होती है। ठीक है, जी सर। न्यूक्लियस के पास में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें एनर्जी कम होती है। पर जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के घूमने का वो लेंथ बढ़ाते जाएंगे, क्या होगा? एनर्जी बढ़ते जाएगी। बढ़ती अभी समझ जाएगी। में आया? ठीक है, हाँ इसीलिए सर। मैंने कहा कि ये सर्कल्स किसको बता रहे हैं? शेल्स को, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, उसी पत्थर वाले एग्जांपल से, ये पहली जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसा करके 7 जगह है। कौन कौन सी? उनका नाम रख दिया हमने। पहली का नाम है K, पास वाली का, फिर L, M, N, O, P, Q। समझ गए अब? हाँ सर। हाँ, तो Q तक के ऐसा लेंथ बढ़ती जा रही है। अब ये सबसे ऑब्वियस सी बात है, सबसे पास वाली जगह K, तो उसमें एनर्जी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी क्या होगी? कम होगी। उससे आगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे होगी? L में, फिर M में, फिर N में, है ना? एंड लास्ट सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होगी? Q में। अभी क्लियर ना? हाँ सर, क्लियर हो गया। गुड, गुड। चलो अभी बात करते हैं इसके आगे, एनर्जी शेल के अंदर। अब आपको एक बात सुनना है बेटा, ये समझ लो एक रूल है।
इसको साइड में कहीं लिख लेना, छोटा सा रूल बना करके, जब तक के पूरा नहीं भरेगा तब तक आप एल में कुछ भी नहीं भरोगे। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन्स के में नहीं भर जाते आप एल में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये जब तक के कम एनर्जी वाले शेल में, ये क्या है, शेल है ना, जब तक कम एनर्जी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से नहीं भर जाते हम ज्यादा एनर्जी वाले शेल में नहीं जाते। ठीक है, इट मींस पहले के भरेगा उसके बाद ही एल भरेगा, जब एल पूरा भर जाएगा उसके बाद ही एम भरेगा। ठीक है, ये है आपका पहला रूल। क्या? जब के पूरा भर जाएगा उसके बाद हम एल को भरेंगे, जब एल भर जाएगा तब हम भरते एम को, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। समझ गए? क्लियर ना? हाँ सर। गुड। यस सर। चलो, हाँ अभी देखो इसके बाद में अब आपको मैं बताता हूं कुछ इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ऐसा हुआ, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था हेसनबर्ग। क्या नाम था? हेसनबर्ग। ये हेसनबर्ग कौन है? हेसनबर्ग वो है जिसने क्या क्वांटम फिजिक्स के लिए एक जरूरी प्रिंसिपल दिया। क्या दिया? प्रिंसिपल दिया। इसके प्रिंसिपल में ये बात बोली जाती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन में होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसमें होता है, मोशन में, मतलब चल रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। कैसे चल रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ बसाना पॉसिबल नहीं है। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा? नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनो। सोचो शौर्य दौड़ रहा है, ठीक है, और हम सब क्लास में बैठे, क्लास में नहीं ग्राउंड में बैठे, शौर्य दौड़ रहा है, ठीक है, हम सब देख रहे हैं। जब शौर्य दौड़ रहा होगा तो क्या आप लोगों को मैं बोलूं, जैसे मान लो मैं किसको बोल दिया, सर्च को बोल दिया, बेटा देख के बताओ कि शौर्य की वेलोसिटी कितनी है, आप बता दोगे? बता दोगे ना? बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि शौर्य की वेलोसिटी कितनी है? बता दोगे। पर अब मैं बोलता हूं शौर्य रुका हुआ है, ठीक है, शौर्य रुका हुआ है, मैं बोलता हूं कि शौर्य की पोजीशन बताओ, बता दोगे? हाँ सर शौर्य यहां से इतने दूर है, बता दोगे ना? जब रुका हुआ है तब पोजीशन बता सकते हैं। चलो अब देखो जरा सा, जब शौर्य दौड़ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आपको कि बेटा शौर्य की पोजीशन बताओ, आप कैसे बताओगे बेटा? जैसे ही आप बोलोगे सर शौर्य यहां है, शौर्य दौड़ रहा है, वो यहां पहुंच जाएगा। कुछ समझे? आप जैसे ही बताओगे कि शौर्य दौड़ रहा है ना, जैसे शौर्य का आप बोलोगे शौर्य यहां पर है, उतनी देर में तो शौर्य आगे पहुंच जाएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। यस, यही कहना चाह रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। यही बात किसने बताया? हेसनबर्ग ने। ठीक है, अब ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, आप दिमाग चला लेते हो। आप क्या बोलोगे कि सर 5 मिनट बाद शौर्य यहां होगा, है ना? आप ऐसी बातें करने लगोगे। यस सर। हाँ कि ना? यस कुछ समझ रहे हो आप? यस सर। किसको नहीं आया बताओ? किसको नहीं आया बोलो जरा। हाँ नहीं आया? इमेजिन नहीं किया बेटा आपने? इमेजिन करो, इमेजिन करो, सोचो आप किसी को दौड़ता देख रहे हो, मान के चलो शौर्य का एग्जांपल लेते हैं, उसी को लेते हैं। जब आप शौर्य को दौड़ता देख रहे हो बेटा यहां से, और मैंने पूछा मुक्ति बताओ शौर्य कहाँ है, तो आप बताओगे सर शौर्य यहाँ है ना? बेटा जब तक तू बोलेगी तब तक ना शौर्य दौड़ रहा था ना, वो आगे पहुंच जाएगा। यस सर। है ना? मैं यही कह रहा हूं, तूने बताया वो यहां पर है और शौर्य कहाँ पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ठीक है, इसका मतलब तू एक साथ उसकी वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता पा रही, नहीं बता पा रही ना? नहीं। हाँ, यही बात कहा किसने? हेसनबर्ग ने। जब ऐसी कंडीशन इन्वर्ज हो जाती है, जब आप पोजीशन नहीं बता पाते, क्या नहीं बता पाते? पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता पाते, तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसी बातें करने लगते हैं
कि 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद वो लोग वहां पर होंगे। ये बात आपने कुछ घर पर खुद भी की होगी। जब कोई मेहमान घर में आने वाला होता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाला होता है तो आप क्या बोलते हो, हाँ सर 5 बजे निकल गए थे तो 7 बजे तक वहां पहुंच गए होंगे। करते हैं ना हम लोग ऐसी बातें, Yes, sir. है ना। आप प्रिडिक्शंस करते हो, आप क्या करते हो, प्रिडिक्शंस करने लगते हो। हाँ, दिस काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है, बाहर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, वो कहाँ होगा। हमको नहीं पता कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन तो होगा पर कहाँ होगा हमको नहीं पता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां पर मिलता है उस जगह को बोलते हैं ऑर्बिट। Orbit. क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, Yes. शेल के अंदर क्या अपने मिलता को है कैसे पता बेटा, चलेगा, क्या अपने को कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है? बेटा हमको पता नहीं चलता, हमको क्या पता है, एक एरिया पता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हमको क्या पता है, एक एरिया पता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उस एरिया का नाम है ऑर्बिट। क्या नाम है, ऑर्बिट। ऑर्बिट। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका नाम है ऑर्बिट। Orbit. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं योर फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्बिट जिसका नाम है एस। क्या नाम है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, नाम क्या है बेटा, एस, S. स्मॉल एस। क्या नाम है, स्मॉल एस ऑर्बिटल। ठीक है, यस सर। गुड। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। कैसा दिखता है बेटा ये, स्फेरिकल, स्फेरिकल दिखता है। Orbit का shape. हाँ, ऑर्बिट का शेप नहीं, एस ऑर्बिट का शेप। 4 टाइप के होते हैं ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट है आपका एस, उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप्ड है। ठीक है, कैसा दिखता है बेटा, स्फेरिकल दिखता है। स्फेरिकल। ओके गुड। अभी दूसरी बात, सर ये हाँ? जो KLM ये भी ऑर्बिट ही हो ना फिर? नहीं, ये शेल है। ये क्या है, शेल। इसके अंदर मिलेगा ऑर्बिट, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ Yes, sir. ठीक है, ऑर्बिट शेल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, पहला आपका ऑर्बिटल है एस, जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप्ड है। और एक एस ऑर्बिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2। कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स allowed are 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं। समझे, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। Sir, in S orbital. हाँ, एस की पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही ऑर्बिटल पढ़ा है अभी। एस ऑर्बिटल में शेप कैसा है, स्फेरिकल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं, 2। कुछ समझे, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल सबके सब शेल में होगा। ये एस ऑर्बिटल सबके सब शेल में होगा। देखो जरा सा मैं बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, किसी का ध्यान ना भटके। ये पहला ऑर्बिटल, पहला एस, ठीक है, ये दूसरा एस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ही छठवें में भी होगा और 7वें में भी होगा। कुछ समझे क्या, Yes, sir. गुड। अभी देखो नॉमेनक्लेचर करते हैं। हाँ बेटा क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया क्या, समझ गया सर। समझ गया ना। अभी देखो इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, सबका नाम तो ऐसे ही है। क्या नाम है, एस है ना, Yes, sir. इसके आगे भी 2 होंगे और, ठीक है। अभी देखो मैंने के का नंबर लिखा था, कितना था, 1, तो ये हो जाएगा 1s। इसका नंबर क्या था, एल का 2, तो 2s, 3s, 4s, 5s, इसके आगे का जाएगा 6s एंड लास्ट 7s। Sir, कुछ नहीं समझे? समझा। No, sir. नहीं समझा,
बेटा k है, k का नंबर कितना है 1, 1 यस सर। तो k में जो s आता है उसका नाम क्या रख दिया मैंने 1s। सर ये समझ गया सर, ये हाँ। ऑर्बिट जो है सर ये हाँ। एस ऑर्बिट ही है, तो फिर ऐसे जैसे आप बोले 4 है तो उसी में आएंगे, एक ही शेल में 4 आएंगे, यानी हर शेल में 4 आएंगे। हर शेल में 4 कहाँ है, एक ही तो है, एक है ना। एक है, पर जैसे आप बोले ना कि 4 ऑर्बिट होते हैं। बेटा 4 ऑर्बिट होते हैं, लेकिन चारों अलग अलग टाइप के होते हैं। ये पहला टाइप है। ओके सर। ये क्या है, पहला टाइप है। पहला टाइप। अभी 3 टाइप हम पढ़ने वाले हैं, 3 टाइप हम लोग अभी पढ़ेंगे, यस। ठीक है। अभी देखो सब में कितने हो गए, 1s 2s 3s 4s 5s एंड 6s एंड 7s, ठीक है। 7s ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, पक्का। अभी देखो दूसरा टाइप पढ़ते हैं। दूसरे ऑर्बिट का नाम है p। क्या नाम है, p। कौन है ये वो वाला, दूसरा ऑर्बिट का नाम क्या है बेटा, p। दूसरे ऑर्बिटल का नाम क्या है, p ऑर्बिटल। इसका शेप कैसा होता है, आप लोगों ने स्कूल में डंबल खेला है, यस सर। डंबल खेला है ना, यस। कैसा होता है डंबल, यस सर। सर इसको बीच से पकड़ना रहता है और पीछे से ऐसा कुछ रहता है जिससे 2 डंबल्स मतलब अपन टैप करते हैं। ओके। कोई ऐसा बच्चा जिसने डंबल नहीं देखा है, मुझे बताओ तो। बेटा फ्रीक्वेंटली बोलना है ना, बिना डरे बताओ, किसने नहीं देखा तो मैं कुछ करता हूँ, दिखाता हूँ डंबल। सबने देखा है, यस सर। गुड। देखो डंबल को हम लोग हमेशा डंबल्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जो डंबल होता है उसके बोथ साइड में, इस साइड में और इस साइड में क्या लगा होता है, एक डंबल लगा होता है ना। इधर ही फुला हुआ रहता है, इधर ही फुला हुआ रहता है, 2 बॉल रहती है यहाँ, है ना, रहती है कि नहीं। यहाँ पर एक बॉल रहती है, यहाँ एक बॉल रहती है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल का शेप भी कैसा है, डबल डंबल शेप। कैसा है, डबल डंबल शेप। यस, डबल डंबल शेप्ड, डबल डंबल शेप है इसका, ठीक है। कैसा दिखता है देखो तो, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। इसका ये कितना है डंबल है, एक डंबल है। कितना डंबल है ये, एक डंबल। और एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, समझे क्या। यस सर। डबल डंबल शेप है। ये कितना डंबल है, एक, और एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन। और p ऑर्बिटल में एक्चुअली में कितने डंबल होते हैं, 3 डंबल होते हैं। पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, और तीसरा ऐसा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा टोटल, 6। यस। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और कितने होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, 6। किसी को डाउट, नो सर। सर डंबल्स कैसे, समझा नहीं मुझे। क्या इतने सारे डंबल्स कैसे। बेटा इसका शेप तो जो फोटो खींची गई है ना, उसके हिसाब से ऐसे ही आया। 3 डंबल होते हैं इसमें। सर एक बार फिर से समझाओ ना, नहीं समझा। हाँ सर मतलब अगर एक डंबल को अगर अपन हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो उसके 2 पार्ट में अपन और डंबल रखेंगे। हाँ, फिर से समझा रहा हूं मैं, देखो जरा। ऑर्बिट का सेकेंड टाइप है p ऑर्बिटल, जिसका शेप कैसा है, डबल डंबल टाइप है। कैसा है, डबल डंबल टाइप। डबल डंबल मतलब एक डंबल ये, एक डंबल ये, 2 डंबल हो गए ना, इसको बोल दिया हमने एक डंबल, ठीक है। डबल डंबल है ना, ये देखो
एक डंबल, दो डंबल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या काउंट करते हैं? 1। कितना काउंट करते हैं? 1। इसके दो साइड ये दिख रहे हैं आपको, एक ये और एक ये। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इतना ही। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक डंबल में। डंबल में। ठीक है, वैसे ही 3 डंबल होते हैं। देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 डंबल हो गए। 3 डंबल से ये फूल जैसी क्या बन गई है? ज्योमेट्री बन गई है हमारी। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देखो तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए मैंने लिख दिया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इज 6। समझ गए? अभी समझे अपेक्षा? गुड। अभी देखो, अब मैं बताता हूं कि इस पी की कहानी क्या है। ये एटम में कहां जाएगा? के पास, ध्यान से देखो, के शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है, उसका नाम है 1s। के शेल में एक ही ऑर्बिटल रहता है, उसका नाम क्या है? 1s। 2s में पहला p आएगा, उसका नाम होगा, सॉरी क्या नाम होगा इसका? 2p। 2p। क्या नाम होगा? 2p। 3s में जो p आएगा उसका नाम क्या होगा? 3p। वेरी गुड, 3p। 4s में जो आएगा? 4p। 4p। वेरी गुड, 4p। यहाँ आएगा जो उसका नाम होगा 5p। 6s के बाद 6p एंड देन 7p। हाँ हो गया। बेटा सुना, कितना हल्ला हो रहा है? किसके पास से हो रहा है? सबको समझ में आ गया? देखो ध्यान दोगे आप लोग क्या? पहले शेल में p नहीं है, पहले शेल में p नहीं है, दूसरे शेल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2p 3p 4p 5p, यहां पे आएगा 6p। आगे कितना आ जाएगा? 6p, और लास्ट में आ जाएगा 7p। क्लियर ना? पहले शेल में क्यों नहीं रहता? बेटा पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि वो बहुत पास में है ना। सर यानी ठीक है। बाकी के 3 भी नहीं रहेंगे? नहीं, ओके सर। अभी टाइम हो गया यार, वैसे बता दूं 2 ऑर्बिटल और? हाँ सर, सर बता बता दो। हाँ सर बता दो। किसी को टेंशन नहीं है? नहीं सर। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। नहीं ना? नो सर। तो सुन लो फिर। थर्ड ऑर्बिटल है आपका डी, इसको मिटा दूं ना? हाँ सर। देखो अगला ऑर्बिटल है आपका डी ऑर्बिटल। अगला आपका नाम क्या है? डी। सबके सब स्मॉल में लिखेंगे, कोई कैपिटल नहीं लिखेगा। एस पी डी तीनों किसमें? स्मॉल में। डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल का शेप भी कैसा है? डबल डंबल। कैसा है? डबल डंबल। ठीक है, कैसा शेप है? डबल डंबल। पर ये डंबल है कितने? 5 डंबल हैं। कितने? 5। एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन, आपको ही पता है। तो सर ये पूरे 5 टोटल डबल, 10 आ यस, सकते हैं इसमें। 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें। 4 और 1 इलेक्ट्रॉन। देखो एक ऐसा आएगा, ये 5 अगर ऐसे तो एक ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, उसको ऐसा बना देता हूं बीच में, या फिर ऐसा बनाना है, ऐसा बना लो। तो 5 डंबल हैं, तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 10। 10। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। सर इसमें भी एक उसमें 2 रहते हैं एक डंबल में। क्या? हाँ, एक डंबल में 2। बेटे डंबल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक डंबल में। ठीक है, ठीक है। अभी देखो मैं इसको यहां पे भर के दिखाता हूं। ये है डी इलेक्ट्रॉन, सर डी ऑर्बिटल। ये ना 1s में होगा ना 2s में, सीधे स्टार्ट होता है 3s से। देखो एक एक करके बढ़ रहे हैं। 1 में ओनली 1 s था, कि एल में क्या हो गया? s और p है।
3 में क्या होगा, sp d, यहाँ पे क्या आ जाएगा, d भी आ जाएगा, तो यहाँ पे बना लो एक d। ठीक है, ये हो गया आपका 3d। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 4d, यहाँ 5d, फिर 6d, 7d। कुछ समझे? यस सर। Yes, sir. हाँ, गुड। अभी जल्दी से इतना करो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं फिर। Sir, हो गया। हो गया? अभी देखो यहां पर अगला ऑर्बिटल है आपका F। हो गया सर। हो गया ना? अगले का नाम क्या है, F। F ऑर्बिटल। F ऑर्बिटल का शेप भी सेम है, डबल डंबल। कैसा है, डबल डंबल। कैसा है, डबल डंबल। पर कितने डंबल हैं, 7 डंबल्स हैं। कितने हैं, 7 डंबल। अगर 7 डंबल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14. 14. बिल्कुल ठीक। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14। ठीक है, और जैसे कि अभी तक बढ़ते आ रहे थे, 1 में अकेला S, L में sp, M में spd, तो 4 में क्या आएगा, spd, और यहाँ पे आ जाएगा fb, 4f, 5f, 6f, 7f। 7. करेक्ट? यस Yes. देखो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिर गिने गए आप। अब हम इलेक्ट्रॉन डालना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन को कहां कहां डालना है। ठीक है, ये शेल बताता था एनर्जी के लेवल को, ये ऑर्बिटल बताते हैं कि कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, समझ गए? कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबके पास डायग्राम बना लो आप लोग। ठीक है, अब हम सबको पता है, देखो छोटी सी बात देखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, S और P में कितने जाते हैं, 8 आ जाएगा। यस देखो 2, यहाँ पर 2 और यहाँ 6, यहाँ 2 और यहाँ 6, कितने हो गए, 8। 8 क्या बन रहा है, 2 8। देखो कैसा बन रहा है, 2 8। अरे 18 कहां से हो गया, 2 8। पहले रुको तो सही बेटा, आगे नहीं बढ़ो। जिसको समझना है बेसिक से समझना स्टार्ट करेंगे। S में कितने जाएंगे, कितना हल्ला, किशोरी के माइक से आ रहा है। 2, यहाँ कितना आएगा, 2, यहाँ कितना आएगा, 6। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा, मैक्सिमम देखो तो, K में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन भर के देखो कितना आ रहा है बेटा, 2। सर नहीं समझ रहे सर। हाँ तो बेटा तू बर्तन बजा रही जब से, कैसे समझेगा तेरे को। देख इधर S है, S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बेटा S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। किशोरी कितने आते हैं, सर 2 ना। बोलना तो बेटा समझ में नहीं आया, तू बताइए ना। 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब K में S के अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, हाँ की ना, है ना। ठीक, अब देखते हैं L पे जाते हैं। L को देखो तो क्या क्या है यहाँ पे, एक S है, S पे डालो 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने जाएंगे, 6। P में कितने जाते हैं, 6 जाते हैं ना। तो बताओ तो 2 और 6 मिला के कितने हुए, 8। दोनों का ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 8। सही, नहीं समझा अभी भी, समझा सर। सर समझ गया? मतलब वो शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है। हाँ, शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, इन दोनों को मिला के। थर्ड में जाओ तो देखो S में कितने हैं, 2। यहाँ P में कितने आएंगे, 6। कितने हो गए, 8। और D में कितने आएंगे, 10। देखो कितने हुए, 2 8 18।
2 + 6 + 10 कितने हो गए 18, मतलब थर्ड में जाएंगे 18। डाउट है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। नहीं ना? नो सर। इसके बाद चलते हैं अगला, 4 तक आ गए ना, 3 तक आ गए। चलो 4 पे देखते हैं। 4 पे कितना आएगा बेटा, देखो तो कितने आएंगे। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 है ना। एफ पे 14 आएंगे ना मैक्सिमम। यस सर। तो ऐड करो तो 2 + 6 is 8, 32 प्लस सर। यस वेरी गुड, आ गया 32। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। यहाँ कितना आ गया 32, ठीक है। अब 32 बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी कितने आएंगे अगेन आगे और 32 बढ़ा लो, इसमें कितना होगा 5s के 2, 6, 10, 14 कितना आएगा 32 एंड सो ऑन। समझ गए? यस सर। किसी को नहीं आया तो बताओ। किसी को नहीं आया क्या? आया सर। आ गया? अरे बहुत सारे बच्चे भाग गए, कहां गए? नेट खत्म हो गया होगा। चलो ठीक है बेटा, अब इसके आगे हम लोग कल दिन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स के हिसाब से, दूसरा पढ़ेंगे शेल के हिसाब से, इसी से निकलेगी आपकी वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी से समझ में आएगा मास के बारे में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा जब दो कंपाउंड जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, आपको हमेशा पता होगा, ठीक है, गारंटी। बस आप क्लास अटेंड करना, ठीक है। चलो यस सर। ओके, बाय सर। चलो बाय बेटा, बाय सर। Bye, sir. बाय Hi, sir. बाय 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 सर। बेटा, बाय बाय।